अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? आज हमने अपने एमसीक्यू स्टार्ट करने थे 111 से। ठीक है। अ, और बाकी पास मेडिसिन तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है। आज हमारा जो है कार्डियो का लास्ट सेशन है। इसके बाद आपने इस कार्डियो को इंशाल्लाह 2 डेज में वाइंड अप करके अपना रिवाइज करके इसके जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करो। जो चीजें बाज लोगों को डिफिकल्ट लग रही थी स्टेबल बीटी में और डिफरेंशिएट करना वेदर पल्सलेस बीटी, तो पल्सलेस बीटी का मतलब ये है कि पल्सलेस बीटी में पल्स नहीं आपके पास आ रही। स्टेबिलिटी का मतलब है कि हीमोडायनामिकली स्टेबल। हीमोडायनामिकली स्टेबिलिटी में क्या चीजें आती हैं कि बीपी पेशेंट का सही होना, उसका जो है वो कंफ्यूजन ना होना, हार्ट फेलियर में ना होना। ठीक है। तो जो भी रिदम आपके पास जो है वो जिस रिदम में आपके पास हीमोडायनामिकली रिदमिया में इंस्टेबिलिटी आती है वो इंडिकेशन होती है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। और जो शॉकेबल रिदम होता है उसमें डिफिब्रिलेटर लगता है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 111 पेज पे। 111 एमसीक्यू है हमारा, पेज नंबर जिनके पास बुक्स हैं 200। अच्छा, इसमें है पेशेंट विद मैकेनिकल हार्ट वाल्व ऑन वार्फिन थेरेपी प्रेजेंटेड बाय लोअर जीआई ब्लीड। और हीमोग्लोबिन उसका 8 है, आईएनआर उसका 5.6 है। किसी भी लेवल पे आईएनआर चाहे कुछ भी हो, पेशेंट को एक्टिवली हैविली ब्लीड कर गया पेशेंट, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट देना पड़ता है। ठीक है। कुछ पिक्चर्स मैंने आपके ग्रुप पे शेयर की हैं जिसमें आप वो देखोगे ना, खोलोगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाला वार्फरिन विद आईएनआर। अगर आपके पास किसी भी आईएनआर के साथ मेजर ब्लीडिंग हो गई है तो आपने प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट तो आपने देने ही देने हैं। ठीक है। लेकिन आपके पास मेजर ब्लीडिंग के साथ इसमें आपने विटामिन के भी इंट्रावीनस देना है। अगर प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है ना एफएपी दोगे। तो फर्स्ट लाइन आपके पास प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा हुआ है इधर। और अगर आपके पास आईएनआर 8 से ऊपर है, माइनर ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपने क्या करना है? आपने वार्फरिन को स्टॉप करना है। स्टॉप तो मेजर ब्लीडिंग में भी करना है, माइनर ब्लीडिंग में भी स्टॉप करना है। इंट्रावीनस आपने देना है विटामिन के 1 to 3 मिलीग्राम, डोज कम कर देनी है इसकी। रिपीट डोज करनी है विटामिन के की इफ आईएनआर स्टिल टू हाई आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है। आप वॉर्फिन तब रीस्टार्ट करा सकते हो जब आईएनआर उसका 5 से कम हो जाए। आईएनआर 8 से ऊपर हो गया, नो ब्लीडिंग है, 8 से ऊपर आपने फिर भी वॉर्फिन स्टॉप करनी है। अब इसमें आपके पास कोई ब्लीडिंग नहीं है तो आप इसमें स्टेबिलिटी है, पेशेंट को आप माउथ से दोगे, ऑरल दोगे विटामिन के, आईवी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आईएनआर आपके पास जो है ना वो 5 to 8 के बीच में आ गया। 5 to 8 के बीच में माइनर मेजर ब्लीडिंग तो जब भी होगी आपने वही काम करना है, चाहे 5 to 8 हो चाहे 5 से कम हो, तब आपने वही काम करना है जो कि आपने प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट बेस्ट ट्रीटमेंट है, नहीं है अवेलेबल एफएफपी आईवी विटामिन के। अब हम आ जाते हैं माइनर ब्लीडिंग 5 to 8 के बीच में। देखो, जब माइनर ब्लीडिंग 8 के साथ थी ना, उसमें आपने क्या दिया? 1 to 3 मिलीग्राम इंट्रावीनस विटामिन के दिया। जो 5 to 8 के बीच में थी इसमें भी सेम उसी तरह दिया, यानी 8 से ऊपर और 5 to 8 के बीच में माइनर ब्लीडिंग का सेम रूल है। ठीक है। अच्छा, कहीं ये लिखा हुआ था ऑरल भी लिखा हुआ है, लेकिन अब जो पास मेडिसिन ने लेटेस्ट ऐड किया हुआ है ना, तो उसमें इन्होंने 5 to 8 के बीच में माइनर ब्लीडिंग के साथ आईवी ही दिया हुआ है। और जब आपके पास जो है वो आए ना 5 to 8 के बीच में और कोई ब्लीडिंग नहीं है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टॉप करना है। लेकिन जब 8 से ऊपर था तब आपने ऑरल विटामिन के दिया था। ठीक है। 5 to 8 के बीच में नो ब्लीडिंग में आपने विद होल्ड करना है जब तक उसका आईना स्टेबलाइज ना हो जाए, लेकिन आपने उसको जो है ना वो ऑरल विटामिन के का कोई डोज नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। मैडम, ये प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट में कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं? अच्छा, ये मैं म्यूट कर दी, सॉरी, बीच में आवाज स्टार्ट हो गई थी। एक सेकंड में सबको म्यूट कर दूं। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो है ना नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है 112। Which one of the following agents is used in the treatment of life-threatening bleeding associated with rivaroxaban therapy? ये एक रट्टा ही है कि एंटीडोट इसका इंडेक्सानेट अल्फा होता है। ये एक रट्टे वाला एमसीक्यू है। अब 113 है, which one of the following drugs have been demonstrated, कि हमें भी आया था एग्जाम में,
रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ मेजर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, मैंने जो है टाइप 2 डायबिटीज के साथ, इसमें आपको पता है SGLT का रोल है, ठीक है, और GLP-1 दोनों का रोल आ गया। तो इसमें आपने प्रेफर करना है, अक्सर एमसीक्यूज में ना दोनों नहीं दिए वो होते हैं, एक एक ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से, SGL2 या GLP-1, हमें एक ऑप्शन दिया हुआ था SGL2 का, GLP-1 ऑप्शन में शामिल नहीं थे, तो हमने SGL2 को पिक किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 130। मुझे ना कंफ्यूजन होती है यहाँ से पढ़ने की, मुझे आदत है, फिर मुझे इधर देखना पड़ता है कि आप लोग ना, जिनके पास ना, अगर स्क्रीन शेयर में ना करूँ ना, तो जिनके पास मैंने वो ये सारे सेफ्रॉन की ना PDF फॉर्म भी भेजी थी आप लोगों को, अगर आपके पास उधर खुला हुआ है ना तो उसका फायदा है, तो मुझे बार बार देखना पड़ता है, टैली करना पड़ता है कि मैंने पेज आगे किया है नहीं किया। 114 हमारे पास MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन रिजल्ट इन एसपीटी विद अ वाइड QRS इन द एब्सेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग और ट्रेड रिलेटेड बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि AVRT में ना आगे आगे टाइप्स हैं, एसबीटी की दो टाइप्स हैं, AVRT AVNRT। AVRT आपके पास WPW के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब AVRT की भी फर्दर आगे से टाइप्स हैं, ऑर्थोड्रोमिक AVRT, एंटीड्रोमिक। अब इस पॉइंट को लिख लो, जो ऑर्थोड्रोमिक AVRT होता है उसमें QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होते हैं, कोई डेल्टा वेव नहीं बनती, लेकिन आपके पास P वेव्स इन्वर्टेड आ जाती हैं, ठीक है, रिट्रोग्रेड P वेव्स हो सकती हैं। जो एंटीड्रोमिक है उसमें QRS कॉम्प्लेक्स वाइड वाइड हो जाते हैं और विद डेल्टा वेव, ठीक है। ये एंटीड्रोमिक और ऑर्थोड्रोमिक AVRT का डिफरेंस होता है। यहाँ पे अब वो एंटीड्रोमिक की बात कर रहे हैं क्योंकि वाइड QRS कॉम्प्लेक्स है इन द एब्सेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बंडल ब्रांच ब्लॉक के अलावा, वो बता रहे हैं कि कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक भी नहीं है, फिर भी उसमें जो है ना वाइड आ रहे हैं, तो ये एंटीड्रोमिक में वाइड हो जाते हैं AVRT। और जो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स वाला होता है ना AVRT, एंटीड्रोमिक AVRT, जो जब WPW के साथ अगर वो वाली टाइप होती है तो उसमें हमने देव्स नहीं देना होता, डाइजॉक्सिन एडिनोसिन विरापामिल और सोटालोल विद प्रिकॉशन, ठीक है। इसकी ECG भी देखना चाहोगे ना, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी एंटीड्रोमिक और ऑर्थोड्रोमिक की। 115 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड लोअरिंग एजेंट्स में वर्सन ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन द पेशेंट्स विद बॉर्डरलाइन फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, इसको आपका निमोनिक होना चाहिए, जो हमारे पास जो है ना, आ, हमारे पास जो हाइपरग्लाइसीमिया ड्रग्स कराती हैं, तो इसका निमोनिक मैंने जो बनाया हुआ था, निदा इज टेस्टिंग शुगर, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, निदा इज टेस्टिंग शुगर। N से आपके पास जो है ना वो क्या है, नियासिन है। I से आपके पास इंटरफेरोन्स है। T से आपके पास जो है ना इसमें थायाजाइड्स हैं। और S से स्टेरॉइड्स है, ठीक है। तो ये निमोनिक है जो के ड्रग्स हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया कराती हैं। 116 हमारे पास है, यू आर आस्क्ड, S से सोटालोल था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने सुना होगा, ये सारा कुछ कहा हुआ है। देव्स आपके पास AVRT में आपने नहीं देने होते, WPW के साथ होता है वो, डाइजॉक्सिन एडिनोसिन विरापामिल सोटालोल। ये हमने, ये तो रिपीट बात है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने 2-3 दफा किया है इसको, एक तो एक आध MCQ आपके पास आएगा उसमें भी ना, दोबारा पास मेडिसिन में भी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, 116 है, यू आर आस्क्ड टू सी 31 years old पेशेंट विद थर्ड, इसकी जो है ना 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, निदा इज टेस्टिंग शुगर। N से नियासिन, I से, जो इसका I है उससे जो है इंटरफेरोन्स, टेस्टिंग से T से थायाजाइड्स, और शुगर से स्टेरॉइड्स, S से शुगर, S से स्टेरॉइड्स। You are asked to see a 31 years old woman who presented with third within her 23rd 32nd week फॉर इवैल्यूएशन। अब ये बेसिकली टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रेगनेंसी में उसको वैसे आपके पास एक स्टेट होती है हाइपर कोagulable, तो पेशेंट आपके पास इवन के आपके पास MI के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। अब इस केस में आपने क्या करना है, पेशेंट डायफोरेटिक है, उसको जो है ना, ये MCQ लास्ट डाइट में हमसे पहले वाली 1-2 डाइट्स में आया हुआ भी है, ठीक है। अब वो कोकेन यूज डिनाई करती है, प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से उसको हुआ है। इस केस में प्रेगनेंसी में भी आपने फौरी फौरी कॉर्नरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करनी होती है, और PCI इफ इंडिकेटेड बाय कॉर्नरी एनाटमी, ठीक है, क्योंकि कोकेन की वजह से नहीं है, उसमें सिंपल यंग एज है, प्रेगनेंसी की वजह से है। तो इसमें आपने क्या करना होगा,
आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ACS वैसे इनफ्रीक्वेंट कॉज है लेकिन हो सकता है इसमें एक्यूट है, तो आपने इमरजेंसी कॉर्नियल एंजियोग्राफी करनी होगी। अगर कॉर्नरी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो आपने देर करनी होगी, और एडिशनल मेडिकल थेरेपी भी कंसीडर करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप ACE इनहिबिटर्स नहीं दे सकते, ये चीजें नहीं दे सकते। इसमें आपके पास क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास कॉर्नियल आर्टरी डायसेक्शन, एओर्टिक डायसेक्शन भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपने बीपी को इवैल्यूएट करना होगा दोनों साइड्स पे, और आपके पास मर्मर भी मिल सकता है फिर उसमें AR का, आपको पता है जब आपके पास एओर्टिक डायसेक्शन होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल variables is associated with a 30-day mortality risk of a STEMI पेशेंट। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि टेकिकार्डिया पेरियोपरेटिव रिस्क भी बढ़ाता है, और मैंने आपको अपने फादर की भी एग्जांपल दी थी, वो उनको जो था ना MI विद टेकिकार्डिया था, तो उनके वो जो आते थे कार्डियोलॉजिस्ट वो यही कहते थे ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है MI का, कि टेकिकार्डिया का हो जाना, मोर्टेलिटी इसमें हाई होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 118 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट विद CCF, रिव्यू एनुअल रिव्यू के लिए आया है। फ्लू वैक्सीन उसने जो है ना वो रिसीव की है। अदर वैक्सीन कौन सी आपको पता है? हमने क्या करना होता है हर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, एनुअल इन्फ्लुएंजा, और आपने ईयरली 5 ईयरली नीमोकोकल वैक्सीन। मजे की बात यह है कि नीमोकोकल वैक्सीन इतनी इफेक्टिव होती है, मेरी मदर इन लॉ डायबिटिक है, डायबिटीज में भी लगवानी होती है एनुअल इन्फ्लुएंजा और 5 ईयरली नीमोकोकल, उन्होंने लगवाई थी अपने उसमें, और वो उनको सोर थ्रोट कभी नहीं होता, हम सबको सोर थ्रोट हो रहा होता है, मतलब इतनी अच्छी वैक्सीन है, इतनी इफेक्टिव है। 119 में हमारे पास है which one of the following would be most likely in a patient with chronic severe MR। अब आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वैक्सीन है ना, नीमोकोकल वैक्सीन कहलाती है। और आपके पास जो है ना इन्फ्लुएंजा की फ्लू लाइक इलनेस वाली वैक्सीन है, ईयरली देते हैं, और नीमोकोकल 5 ईयरली देते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन के आगे कॉन्जुगेटेड और ये टाइप्स है, ये हम आपके पास फार्मा वाले चैप्टर में, इन्फेक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी कुछ और टाइप्स भी हैं, इसमें हमारे काफी सारे क्वेश्चन थे लास्ट हाँ जी, फार्माकोलॉजी में आपने हमने कवर करना होता है इसकी टाइप्स की, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हो गई, और इसकी आपके पास 2-3 टाइप्स है इसकी, बिल्कुल है। 27 मुझे पता नहीं वो हम काफी वो जब हम कंफ्यूज उसमें थे। करेंगे ना फार्मा करेंगे, और साथ में हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे इन्फेक्शंस के, तो उसमें ये वैक्सीन के टाइप्स करेंगे हम। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना इसमें आपके पास स्पेयरिटी, मैंने आपको बताया था कि स्पेयरिटी जो है ना पेशेंट की, आपके पास मरमर की सिवियरिटी इज डिफरेंट ना, तो यहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड जो है वो स्पेयर को यहाँ पे पेशेंट का जो है वो थर्ड हार्ट साउंड का आ जाना सिवियरिटी को शो कर रहा है। बाकी डिस्निया तो सिम्टोमेटिक, तो वो किसी भी उसमें हो सकता है। इसमें आपके पास जो है ना एपिक्स भी डिस्प्लेस्ड हो जाना वो सिवियरिटी का फीचर होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने फीचर बताया हुआ है कि सिवियरिटी के जो फीचर्स हैं उसमें आपके पास क्या है, इनलार्ज आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर थर्ड साउंड हार्ट साउंड का आ जाना, और पेशेंट को हार्ट फेलियर डेवलप हो जाना, ये आपके पास सिवियरिटी के फीचर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 119। 119 हमने कर लिया, तो इसी में आपका पेज आगे कर दूं। 120, which one of the following patients with severe MR is not a surgical candidate for mitral valve replacement? अब देखो, उसको स्वेयर और क्रॉनिक MR भी है, अब उसकी सर्जरी नहीं करा सकते, सर्जरी इंडिकेशन नहीं है सच। अब इसमें क्या है आपके पास, NHY क्लासिफिकेशन, अगर फंक्शनल स्टेटस उसका 1 है, ठीक है, EF उसकी अच्छी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक डायमीटर 35 mm है, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन है। अब MR की इंडिकेशंस क्या है, अब आपके पास ये आपके जहन में आ रहा होगा कि ये क्या है, कि आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक डायमीटर कितना है, सिस्टोलिक। मैंने आपके ग्रुप पे एक मैसेज शेयर किया है जिसमें एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक डायमीटर और क्वालिटेटिव असेसमेंट, जिसमें नॉर्मल जो है स्मॉलर देन 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास इसमें लेस देन, इसमें नॉर्मली आ रहा है जो आपके पास 35 वाला आ रहा है, और इन लार्ज में आपके पास 4.1 टू 5.4, और मॉडरेटली इन लार्ज 5.5 टू 6.5 वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्वेयरली इन लार्ज में आपके पास 6.5 से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो बनता है कि आपके पास जो है ना वो साइज उसका नॉर्मल है तकरीबन, क्लासिफिकेशन ग्रेड 1 माइल्ड डिस्निया है उसको, और EF भी उसकी पूरी है, तो ये सर्जिकल इंडिकेशन नहीं है आपके पास। आपके पास सर्जिकल इंडिकेशन यही बनती है जिसमें आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन का डेवलप हो जाना, एट्रियल फिब्रिलेशन का आ जाना, इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप कर जाना। ठीक है, तो ये आपके पास इंडिकेशंस बन जाती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो 63 MCQ।
sorry, 121 MCQ. 63 years old patient with a heart murmur. He is completely asymptomatic and active. अब देखो उसको हार्ट मरमर आ रहा है, कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है। एग्जाम में उसके कैरोटिड डिले भी आ रहा है, सिंगल S2 आ रही है, एंड 3/6 मिड पीकिंग इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। अब उसकी ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी पे एलवी साइज और फंक्शन नॉर्मल, कैल्सिफाइड एओर्टिक वाल्व मिल गया, जो कि आपके बाकी मर्मर भी उसी का आ रहा है, और वाल्व ग्रेडियंट आपके पास बढ़ा हुआ है इसमें। ठीक है। अब एओर्टिक वाल्व जो है एरिया उसका 0.8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। हमने पहले भी कहा था कि आपने इसमें क्या टेस्टिंग करानी होगी सबसे पहले देखने के लिए कि पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज है या नहीं। तो आप पहले क्या करते हो कि आपने इसमें क्या करना होता है, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप का पूछा हुआ है। आप डायरेक्ट ना इन्वेसिव टेस्ट की तरफ नहीं जाते। कभी भी आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा होगा तो आप कहते हो कि आपको नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग पे ही डायग्नोसिस मिलता है। तो इसमें आपके पास इसीलिए एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग है। ठीक है। ये ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्टिंग करा के देख लो आप कि उसमें जो है ना पेशेंट को कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड साथ में मसला आ रहा है नहीं। तो फर्दर फिर आप उसके बाद जो है इन्वेसिव टेस्टिंग की तरफ, जिसमें कॉरोनरी एंजियोग्राफी जो कि एंजाइना के उसमें होती है, फिर उसकी तरफ जाओगे। तो अब आप देखो कि इसमें उन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ है कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होगा। आपने एक MCQ भी पिछला किया था कि जब आपने एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करानी है तो आपने पहले क्या चीज देखनी होगी। उसमें जो बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ था, उन्होंने नेक्स्ट ही पूछा हुआ था, उन्होंने पूछा था बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे पास कॉरोनरी एंजियोग्राफी का था। तो अब ये डिफरेंट किस्म के MCQs आते हैं, तो इसमें आपने जो है ना वो देखना होता है। ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक है ना, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमने कहा था कि पेशेंट एक्टिव और एसिम्प्टोमेटिक है, हार्ट मरमर आ रहा है, हमने कहा था कि आपके पास एसिम्प्टोमेटिक और स्वेयर के साथ और मॉडरेट टू स्वेयर, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो इसीलिए आपने इस टेस्टिंग की तरफ जाना होगा। डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन तो कॉरोनरी एंजियोग्राफी होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। 122। A 32 years old patient has a known mitral stenosis. She is able to exercise daily for 45 minutes. अब यहाँ से ये MCQ मुझे भी तंग करता था। देखो वो, लेकिन यहाँ पे देखो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी कितनी अच्छी है कि 45 मिनट्स वॉक कर सकता है। अब उसके बाद क्या है, उसको एकोकार्डियोग्राफी दैट शोज अ मीन ग्रेडियंट ऑफ 5, MVA उसका 1.6, और पैप जो है ना, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर 30 है। ऑल्दो आपके पास 25 होता है एक्सरसाइज पे, अगर हो रहा है 25 से ज्यादा तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को शो करता है। फिर जब मैंने इसको डिटेल, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इटसेल्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी की। तो जब मैंने इस MCQ को किया था, इन्होंने तो कहा था कि आपने बीटा ब्लॉकेज अचीव करना है पेशेंट को और प्रोसीड कर देना है प्रेगनेंसी को। तो फिर इन्होंने लिखा हुआ था कि जो डेविडसन या CMDT में किसी में लिखा हुआ था कि पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन आप जो है ना स्वेयर तब लेबल करते हो इसमें, और जो प्रेगनेंसी की कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें 50 to 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर चला जाए। ठीक है, MR के साथ। तो यहाँ पे 30 है, कोई बहुत ज्यादा स्वेयर नहीं है इसमें, बस इन्होंने वो रख के और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में बीटा ब्लॉकेज के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराई है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज बीटा ब्लॉकेट, क्या होता है बीटा ब्लॉकेट, सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकेट क्या होता है? मैम अगर 25% से 25% हाल से डिक्रीज हो जाए हार्ट रेट। हाँ जी। इनिशियल हार्ट रेट आपका जितना भी था ना, उससे 25% जो है उसमें कमी आ जाना, तो इसका मतलब है सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकेट अचीव हो गई है। जब भी किसी आप बीटा ब्लॉकेट स्टार्ट करते हो, इवन कि आप सिरोसिस में भी स्टार्ट कर रहे हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन में, तो आप उसमें यही चीज देखते हो कि उसका हार्ट रेट जो है वो इतना ड्रॉप कर गया, तो इसका मतलब है सक्सेसफुल अचीव हो गया है लेवल। अच्छा, नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। 123। इसमें हमारे पास है 43 years old women had acute onset of shortness of breath and lightheadedness. She had a history of rheumatic fever and subsequent MVR. एक्सक्यूज मैम, जरा प्रीवियस एमसीक्यू जरा फिर से बता देना, वो समझ नहीं, वो MS था। हाँ जी, माइट्रल स्टेनोसिस है, उसमें उन्हें पूछ रहे हैं कि माइट्रल स्टेनोसिस के साथ आप प्रेगनेंसी कर सकते हो या नहीं कर सकते, बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं। अब आपको पता है इसमें पेशेंट जो है वो टोटल जो है चाहे माइट्रल स्टेनोसिस है, एसिम्प्टोमेटिक है, एक्सरसाइज कैपेसिटी उसकी अच्छी है। अब आपके पास एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में आप पैरामीटर्स देखते हो कि आइदर वेल्व का साइज बहुत कम हो गया है, आइदर उसके अराउंड जो है, मैंने आपको बताया था कैथेटराइजेशन में वेल्वुलर पैथोलॉजी में आप ग्रेडियंट देखते हो, प्रेशर ग्रेडियंट देखते हो।
ठीक है। शंट्स में आप ऑक्सीजन सैचुरेशन और इसमें आप प्रेशर ग्रेडियंट। अब हमने पैरामीटर्स देखने हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसमें पैरामीटर्स में पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा बताया हुआ है, नो डाउट 30 है। मैं भी इसको पढ़ के जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, जब अपनी तैयारी करती तो मैं कंफ्यूज हुई थी। फिर इसको जब हमने देखा, जब पिछला भी एमसीक्यू आपने गुजरा है ना आपके पास, उसमें आपके पास एमसीक्यू नंबर 120 की सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन देखो एक्सप्लेनेशन की। तो उन्होंने कहा है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन आप क्या कहोगे, इसमें कितना बोलोगे आप एमआर के साथ, उसमें एमआर या एमएस के साथ आप क्या बोलते हो कि इसमें आपके पास इतना बढ़ जाए कि 50 से ऊपर रेस्ट पे और 60 से ऊपर एक्सरसाइज पे, तब आप सोचते हो कि इस टाइम बहुत स्पेयर हो गया। तो इसलिए, वरना अब हम यही पढ़ते हैं ना कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन इटसेल्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी के लिए। तो इतना प्रेशर, ये हालांकि चाहे ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को शो कर रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इस कंडीशन में आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करा सकते हो, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स देते हो। सही, थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, 123 एमसीक्यू हमारे पास है कि 43 years old women had acute onset of shortness of breath and lightheadedness। ठीक है। अब उसको शॉर्टनेस सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, 43 years का, रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है और सब्सिक्वेंट एमवीआर भी हो गया उसका। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन पेल टिकिपनिक, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट 95 है, रेगुलर है विद लो वॉल्यूम पल्स, बीपी इसका कम है 95/44। देयर वाज bilateral pulmonary rales with associated lower pulmonary edema and elevated JVP, जो उसकी वजह से जो है ना एक न्यू मर्मर भी आ रहा है और हार्ट फेलियर में है पेशेंट। द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, अच्छा जब भी आपके पास जो है ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एमवीआर, डीवीआर, एवीआर ये आपके पास आते हैं और साथ में मर्मर रिगर्जिटेशन का आ जाता है, इसका मतलब है वाल्व लीक हो गया, भाई वाल्व खराब हो गया। फटाफट आपको क्या करा के देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपने ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी करा के देखनी है। ये आपको ना वाल्व उसमें ही अच्छा पता चल जाता है ट्रांसथोरेसिक में। तो उसमें आपने फौरी परफॉर्म करानी है, देखना है कि वाल्व के साथ क्या मसला हुआ है, कि लीकेज तो नहीं हो गया, थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो गया, ये आपने सारी चीजें देखनी है। अगर थ्रोम्बोसिस है तो थ्रोम्बोलिसिस इमीडिएट करनी है, और हो सकता है वाल्व री रिप्लेसमेंट भी करानी पड़ जाए आपको। 124 है कि हमारे पास 50 years old man is referred to you as an outpatient evaluation of atypical chest pain। अच्छा, आप में से कोई बताएगा what are the characteristics of typical chest pain? टिपिकल चेस्ट पेन कैसा होता है, कब आप कहते हो टिपिकल चेस्ट पेन है? मैडम ये चेस्ट पेन, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, रेडिएटिंग क्लोजर और लेफ्ट आर्म। सेंट्रल होगा है ना, और मैडम सेंट्रल होगा, डिफ्यूज होगा, आप एक्टिविटी के साथ अंग्रेजी में एसोसिएटेड देखिएगा होगा। कि टिपिकल, अभी आपके पास पास मेडिसिन में एक एमसीक्यू आएगा, वो उन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं टिपिकल चेस्ट पेन के। उसमें क्या है, आपके पास सेंट्रल और आपके पास जो है ना वो रेडिएट कर रहा है, और फिर दूसरा उसका पॉइंट क्या है, क्या एक्सर्शनल है, और तीसरा ड्यूरेशन। पॉइंट से सेटल्ड हुआ है, ठीक है। और ये पास मेडिसिन में ऑटोनॉमिक शायद वो गुजरा भी होगा आपके पास। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी होती हैं, ये भी मतलब टिपिकल की फीचर्स है उसमें, लाइक स्वेटिंग। नहीं, ये टिपिकल की 3 ही डेफिनेशन में ना 3 चीजें लिखी हुई है, यही 3 चीजें लिखी हुई है, अल-मगरिबी ने भी लिखी हुई थी, पास मेडिसिन ने भी लिखी हुई थी। बाकी तो फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टिपिकल चेस्ट पेन के उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए थे कि जो टिपिकल कार्डियक ओरिजिन का चेस्ट पेन है। मैम रिपीट कर दे, सेंट्रल, रेडिएटिंग और तीसरा तीसरा ये था कि उसमें आपके पास एक्सर्शन, एक तो ये टिपिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेंट्रल क्रैशिंग रेडिएटिंग टुवर्ड्स जा लेफ्ट आर्म। दूसरा पॉइंट होता है एक्सर्शनल, वर्सन ऑन एक्सर्शन, बेटर ऑन रेस्ट। तीसरा पॉइंट होता है रिजॉल्व विद नाइट्रेट्स। ये आपके पास पास मेडिसिन की आएगा अभी एमसीक्यू, आप कर रहे हो ना, इसमें आएगी कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन। अच्छा, 124 एमसीक्यू हम कर रहे थे, 50 years old patient refer to you, यही था एटिपिकल चेस्ट सिम्टम्स, मतलब टिपिकल हार्ट वाले नहीं है। अब हमने देख लिया, लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना ओल्ड एज है, तो हमें ध्यान रखना है आपके पास ओल्ड एज में पेशेंट एटिपिकल चेस्ट पेन के साथ भी आ सकते हैं कार्डियक ओरिजिन का। अब मैम हाइपरटेंशन, उसमें 2 ऑफ 3 हो या ऑल 3 हो, फिर टिपिकल है, या फिर कितने उसमें टिपिकल बन जाती है फिर? हाँ जी, 2 आउट ऑफ 3 मिल जाता है, 2 आउट ऑफ 3 भी मिल जाते हैं, तो कहते हैं टिपिकल है। 2, ओके। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि 50 years, अब हमारे पास एटिपिकल चेस्ट पेन के साथ आया, लेकिन ओल्ड एज है तो एटिपिकल चेस्ट पेन को भी आपने कंसिडर करना है, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया भी है। ही वॉक्स रेगुलरली विद हिज वाइफ एंड ही हैज नो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, और his resting ECG showed greater than 1 millimeter non-specific ST segment, depression in multiple leads.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यू आर गोइंग टू परफॉर्म। अब इसको आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास ईसीजी में चेंजेस हो, रेस्टिंग ईसीजी में, तो उसमें आपको ये तो एक्सरसाइज ईसीजी का तो ऑप्शन निकल गया, जिस जिस ऑप्शन में ईसीजी का ऑप्शन आ रहा वो आपका ऑप्शन निकल गया, ठीक है। क्योंकि ईसीजी रेस्टिंग ईसीजी में चेंजेस हैं वो तो हम करा ही नहीं सकते, आप इंटरवेंशन में कराओगे तो आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं पता चलेंगी। अब हम आ जाते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ। अब स्कैनिंग इन्होंने बताई थी कि थैलियम स्कैन भी करा सकते हो, डोब्यूटामिन स्ट्रेस एको भी करा सकते हो। अब इसमें हमारे पास जो है ना, पेशेंट की कोई ऑर्थोपेडिक इंडिकेशन नहीं है, जो कि आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसकी एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो आप एक्सरसाइज करा सकते हो। एक्सरसाइज वाला ऑप्शन आप देखोगे अब इसमें, क्योंकि डोब्यूटामिन डायपेराटामोल आप बिला वजह पेशेंट को एक ड्रग से एक्सपोजर करा दोगे, ठीक है। तो आप प्रेफर करते हो कि आप इसमें एक्सरसाइज थेलियम स्कैन करा लो, थेलियम स्कैन से आपको परफेक्ट पता चलता है। अगर आप में से किसी के पास डाटा इंटरप्रिटेशन है, नहीं तो मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगी, समटाइम्स ऐसे होता है आपको ना चीजें समझ नहीं आ रही होती, डाटा इंटरप्रेट नहीं करना आता, तो इसमें MRCP2 के आप में बहुत सारे कैंडिडेट्स MRCP2 के भी हैं, तो उनको तो डाटा इंटरप्रिटेशन करनी ही करनी होती है। तो मैं आपको इसका भेजूंगी, थैलियम स्कैन का दिखाया है उन्होंने कि किस तरह का थैलियम स्कैन होता है, इन्वेस्टिगेशन डाटा इंटरप्रिटेशन में पिक्चर नहीं तो आप गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। आपको परफ्यूजन का पता चल जाता है कि कितनी परफ्यूजन है, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन सबसे बेस्ट बनता है। बेसिकली ये जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, ये आपने ना एक्सक्लूड करके चूज करना है। 125 हमारे पास है कि पेशेंट है presented in ER with palpitations, ECG broad complex tachycardia, which one of the following features suggest broad complex tachycardia is due to VT या SPT with abrasion। अच्छा, ये MCQ बहुत फेवरेट है RCP वालों के लिए, MRCP यानी RCP वाले ये जरूर देते हैं। इसमें आपके पास SPT with abrasion और VT क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। आपके पास जो है ना, VT में आपके पास क्या होता है कि आपके पास कंकॉर्डेंस आती है चेस्ट लीड्स में, लाइक सारे कॉम्प्लेक्सेस अगर ऊपर की तरफ है तो सारे ऊपर की तरफ होंगे चेस्ट लीड्स में, सिर्फ चेस्ट लीड्स की बात कर रही हूँ, नॉट लिम्बेट्स। अगर सारे कॉम्प्लेक्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेस्ट लीड्स में तो सारे ही डाउनवर्ड, तो ये कॉन्कॉर्डेंस कहलाती है। अगर एक ऊपर एक नीचे तो ये आपके पास डिसकॉन्कॉर्डेंस। इस अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको लग रहा है कि VT या SVT, तो आप ये पॉइंट देख लो। हमारे पास लास्ट डेज में ना पेशेंट एडमिट हुआ था वीट पिल पॉइजनिंग के साथ, तो हमने उसको, पेशेंट पल्सलेस था, बिल्कुल था, तो जब उसकी ECG कराई मुझे लगा VT है। हालांकि मैंने इतनी बार पढ़ा हुआ है, मैंने अभी बच्चों को कराया भी था, मेरा राउंड हुआ, मैंने सोचा इसे तो VT चल रहा है, तो मैंने अपने मतलब यानी अपने HOD से हमें परमिशन लेनी पड़ती है सब डिफिब्रिलेट करने के लिए पहले। तो मैंने देखा पल्सलेस VT है तो हम इसको डिफिब्रिलेट करते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे कहा तुमने कंकॉर्डेंस पे ध्यान दिया, देखो ये कंकॉर्डेंस इसमें नहीं आ रही, तो ये VT नहीं है बेसिकली, तो आप इसमें अभी मत करो, ये शॉकेबल रिदम नहीं है। तो SVT विद एब्रेशन आपने डिफरेंशिएट करना होता है, तो फिर मुझे हुआ कि मैं कैसे भूल गई, पता नहीं कॉन्कॉर्डेंस, हालांकि इतनी बार पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपने क्या, आपको मिलती है कॉन्कॉर्डेंस मिलती है, AV डिसोसिएशन मिलती है, VT की बात कर रही हूँ, और इसमें AV डिसोसिएशन का आपको पता है कि कोई रिदम नहीं रहता उसमें। और बाकी इसमें आपको क्या मिलता है, जोसेफसन साइन मिलता है आपके पास। ये साइंस जो है ना, मैं आपको उसकी पिक्चर भेजूंगी, एक टेबल जिसमें आपके पास दिखाया हुआ है कि आपके पास कहाँ पे डिस्टेंस कैसा बनेगा, ये सारे जो है ना वो सपोर्ट करते हैं VT को, ठीक है। जो SVT विद एब्रेशन है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट फ्यूजन, कैप्चर बीट्स, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसकी वजह से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो वेदर इट इज VT या SVT है ये विद एब्रेशन। इन्होंने भी नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 126 पे। 26 years old एस्थमेटिक, ये मैंने आपको बताया था कि इसके इनको पसंदीदा होता है कि एडिनोसिन का पूछना चाहते हैं ये। 26 years old patient on a steroid inhaler, इमरजेंसी में आया, palpitations, narrow complex tachycardia, normal BP and no chest pain or shortness of breath, vagal maneuvers are unable to terminate। एक दफा आपके पास maneuvers unable to terminate हो जाए तो फिर आपको ड्रग की तरफ जाना है, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट में आप क्या करते हो, उसमें आप एडिनोसिन नहीं दे सकते, तो इस कंडीशन में आपने वेरापामिल देनी होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 127 की तरफ। मैडम, हाँ जी, व्हाट अबाउट COPD दे सकते हैं हम? क्या कह रहे हैं? COPD में एडिनोसिन दे सकते हैं या उसमें भी कंट्राइंडिकेशन? COPD के पेशेंट में ना कंट्रोवर्शियल सा ही है इसमें, लेकिन आप कहते हैं वो स्पैज्म को वर्सन करती है, एडिनोसिन ना स्पैज्म कराती है सेल का, तो एस्थमा में तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। ओके। COPD का एक MCQ पास मेडिसिन मुझे याद पड़ रहा है, अब आपने बताया ना कि आएगा आपके पास MCQ, COPD का भी आएगा।
तो उस पे आप नजर रखिएगा, वो आएगा अभी। 127 हमारे पास है, 45 years old hypertensive patient in ER with a chest pain for 4 hours। ECG में Q waves आ गई हैं एंटीरियर लीड्स में। अच्छा, आप में से कोई मुझे Q waves की डेफिनेशन बताएगा? हाँ जी, Q waves की क्या डेफिनेशन है? First, downward deflection in QRS complex. Ma'am, 25% of the QRS complex downward deflection. गुड। और ये एक है, एक्सीलेंट। और मैडम ये क्योंकि इसकी मैं जो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके पास ना ये MRCP2 वालों को ECG आती है, तो उन्होंने पहचाननी होती है कि Q waves कहाँ पे है, और आपको इंशाल्लाह टोक्स में आएंगी FCPS वालों को। तो हाँ, और बताएं, और क्या डेफिनेशन है? Significant, both 25% तो और उसकी और QRS complex की उसकी इसकी significant है। एम्पलीट्यूड अगर इसकी और अगर इसकी एज कम्पेयर टू क्यूआरएस कम्प्लेक्स हम मतलब इसको देखें तो 1/4 जो 25% है, और अगर इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर देन 2 स्मॉल स्क्वायर्स है मेरे ख्याल में। 2 मिलीमीटर वाइड हो गई, 1 मिलीमीटर डीप हो गई, ठीक है, जी जी। ये आपके पास है। अगर आपके पास व्हाट आर सेप्टल Q waves, किसमें मिलती हैं आपको सेप्टल Q waves? chest मैडम ये chest सेप्टल लीड्स में मिलती है, B1 हॉकम में, B3 हॉकम में, ठीक है। हॉकम में। सेप्टल Q waves बेसिकली क्या है, हॉकम में मिलती है, लैटरल लीड्स में। लैटरल लीड्स में नॉर्मली कभी भी नहीं हो सकती, चाहे छोटी सी भी मिल रही है ना, तो सेप्टल Q waves हॉकम की तरफ लेके जाता है। अच्छा, एक और चीज होती है आपके पास, ये फिजियोलॉजिकल Q waves ना, जो आपके पास इंफीरियर वॉल लीड्स है ना, उसमें आपके पास एक आध लीड में आ भी सकती है फिजियोलॉजिकल ना। अगर वो इस तरह वाइड हो गई तो फिर जाके वो सिग्निफिकेंट होगी, वरना आपके पास आ भी सकती है उसमें, ठीक है। उनमें 2 से से ज्यादा ना लीड्स में आ गई, सिग्निफिकेंट हो गई, तो फिर आप उस वॉल का MI कह सकते हो कि नेक्रोसिस हो चुका है। 2 मिलीमीटर वाइड, 1 मिलीमीटर डीप। और इसमें मैम ज्यादा इस पे किस लीड्स में QRS Q waves सेप्टल Q waves आपके पास इंपॉर्टेंट होती है आपके लेवल पे कि हॉकम में आप मिलती हैं आपको। ये चीजें अगर मैं आपको कोई चीज ऐड मतलब अगर मैं पिक्चर नहीं भेजती देखती हूँ तो आप ना उसको गूगल भी कर सकते हो। लाइफ इन द फास्ट लेन में ECG बहुत अच्छी दी हुई है, मैं तो सारी ECG उधर से देखती थी। सेप्टल Q waves आप ना देखोगे, लिखोगे उसमें, लाइफ इन द फास्ट लेन आपको मिल जाएंगी किस तरह हॉकम में मिलती हैं। हॉकम में आपने पढ़ा भी है ना कि सेप्टल Q waves होती हैं। अच्छा, वापस अपने MCQ की तरफ आते हैं कि आपको Q waves मिल गई है एंटीरियर लीड्स में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर हिम इन अ टर्शियरी केयर सेंटर? अब आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, PCI की क्या इंडिकेशन है। आपके पास सेमी है, और दूसरा ये है कि उसको 12 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट प्रेजेंट किया है, ठीक है। और अब आपके पास ऑनगोइंग चेस्ट पेन है उसको, इस सिचुएशन में चाहे क्यूज भी बनना शुरू हो गई हैं, आपने क्या करना है, अर्जेंट PCI कराना है। नेक्स्ट MCQ हमारा है 128। Which one of the following is true regarding stunned myocardium? अब ये आप पूछ रहे थे कि स्टंट और हाइबरनेटिंग का क्या डिफरेंस होता है। स्टंट का ये होता है कि मायोकार्डियम को जब ट्रॉमा हुआ, उसको ब्लड सप्लाई खत्म हुई एकदम से, तो वो एक स्टन हो जाती है, जैसे हैरत जदा में एक इंसान हैरत में चला जाए तो वो सकते में चला जाता है, कि वो उसे कुछ नहीं समझ आता इस टाइम चाहे, फिर उसके बाद उसको जब परफ्यूजन भी मिलती है ना, तो वो थोड़ी देर मायोकार्डियम सकते में ही रहती है। उसकी मेटाबॉलिज्म भी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो खुद अपने आप को हिला नहीं पाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो दैट इज द स्टन्ड मायोकार्डियम, जिसमें परफ्यूजन भी अच्छी हो गई, मेटाबॉलिज्म भी अच्छी हो गई, लेकिन मायोकार्डियम सहमी पड़ी हुई है, पुअर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली है स्टन्ड मायोकार्डियम, जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म भी अच्छी मिल गई, उसमें परफ्यूजन भी अच्छी हो गई, लेकिन वो सहम गई है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कम कर रही है, पुअर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास स्टन्ड मायोकार्डियम है। अब इसके मुकाबले में हाइबरनेट, कि वो बिल्कुल ही सो जाती है जाके, कि आपने कुछ ना उसे परफ्यूजन मिलती है, ना ही उसका कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन अच्छा होता है, ना ही उसकी मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है। तो ये हमारे पास हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम है, कि वो बिल्कुल ही सो जाती है जाके, हाइबरनेट कर जाती है। तो ये डिफरेंस होता है स्टंट का और हाइबरनेशन का, ठीक है। तो स्टंट को आप इस तरह रट्टा लगाते हो कि बिल्कुल वो सहम गई है, हालांकि उसको हमने अब सब चीजें दे दी, लेकिन वो सहमी भी अभी वापस ही नहीं आ रही। तो मैंने तो इस तरह याद किया हुआ था कि बिल्कुल सहमी भी है, हालांकि परफ्यूजन भी अच्छी हो गई, मेटाबॉलिज्म भी अच्छी हो गई, लेकिन वो सकते में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, पुअर कॉन्ट्रैक्शन। हाइबरनेटिंग ये है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ पुअर है। अब हमारे पास 129 है कि 72 years old patient on multiple medication presented with recurrent episodes of dizziness for 3 months।
ठीक है। अब उसको मल्टीपल एपिसोड्स हो रही है 3 मंथ से उसको डिजीनेस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कॉज ऑफ डिजीनेस इन दिस पेशेंट। ठीक है। अब इसमें जो है ना मोस्ट कॉमन कॉज, इसमें आपके पास पेशेंट अगर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन शुरू कर देना साथ, तो फिर आपके पास जो है ना डिजीनेस के चांस बढ़ जाते हैं। ये पास मेडिसिन का एमसीक्यू है बेसिकली, उसमें आया हुआ है कि डायूरेटिक यूज की वजह से। ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस किसी और को भी तंग कर रही है? वैसे मुझे जब मैं घर में होती हूँ ना, मेरा नेट बहुत अच्छा चल रहा होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है। डॉक्टर इकरा, आप अपने भी हाथ पे चेक करो। डॉक्टर शनकार को भी नॉट क्लियर। मदीहा क्या कह रही है, क्लियर है या नहीं है, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेती हूँ अगर क्लियर नहीं हुई आपको तो। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना वो आपके नेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये चेक करो। बाकी मुझे बताएं, बाकी किसी को हो रहा है प्रॉब्लम? फिर इसका मतलब है किसी किसी को क्लियर है, तो इसका मतलब है कि आपके अपने भी हाथ में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ नेट पे। ये एक रीजन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 130 एमसीक्यू पे। A 45 years old male presented with recurrent episodes of palpitations. 48-hour Holter monitoring was done. Which one of the following is least likely to be present on Holter monitoring? अब आपको पता होना चाहिए कि Holter monitoring में अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसमें हर चीज आपके पास वेंकी बैक फिनोमिनन जो है ना ये बिनाइन है, ये नहीं आता। बाकी कोई भी इसमें से एरिथमिया आ सकता है जिसमें पैल्पिटेशंस होती हैं। वेंकी बैक जो है ना वो बिनाइन प्रोसेस है, उसमें ऐसे कोई पैल्पिटेशंस नहीं होती। अच्छा, अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि व्हाट वाज लूप रिकॉर्डर? हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा था। वो अगर हॉल्टर मॉनिटरिंग के ऊपर से हमें वो एरिथमिया डिटेक्ट ना हो या काफी टाइम बाद एरिथमिया आ रहा हो तो लूप रिकॉर्डर यूज करते हैं। हाँ, जब आपको 72 आवर्स से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए मॉनिटरिंग, ठीक है, तो फिर आपको लूप इवेंट या लूप रिकॉर्डर डालना पड़ता है। 131 हमारे पास है। 45 years old male with a history of hypertension presented with headache। अब उसका जो है ना बीपी 210/120 with no focal deficit, फंडोस्कोपी पे उसको फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस और पेपिलोडेमा। इस बार ये ईसीजी ये फंडो आई इस बार डोज में ना ग्रेड 4 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? तो उन्होंने सारा ये वाइवा इसी पे लिया है, इसी टॉपिक पे ना। तो हमारी एक कैंडिडेट है, उसके माशाल्लाह 85 मार्क्स आए हैं तो उसमें, तो उसने यही बोला सेफ्रॉन से जो रट्टे लगाए हुए थे इन चीजों के। मैं आपको यही बता रही हूँ ना, जो क्लिनिकल आपका है, आपका थ्योरी जो है जितना स्ट्रांग होगा आपका टॉक्स में उतनी ही अच्छी रेशो होगी मार्क्स की। तो आपने इसी तरह तैयारी करनी है कि आपको ये चीजें रिटेन रहे। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि कौन बताएगा मुझे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का क्या डिफरेंस है? एनीवन? हाँ जी, व्हाट इज मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, व्हाट इज एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन? नो। सैयद असदुल्ला ने बताया पेपिलोडेमा नो। अब ये जो डेविडसन या सीएमडीटी ने लिखे, मैंने एक पिक्चर आपके ग्रुप पे शेयर की है एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन की। आप वो पिक्चर सर्च करोगे ना, अभी आपके पास अभी भेजी है मैंने रिसेंटली। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन को ही मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाज द ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब ये टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई है। इसी को अब आपके पास टर्म होती है जब भी पेशेंट हाई बीपी के साथ होता है एकदम से, तो ये एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। अब इसकी दो टाइप्स हैं, आइदर इमरजेंसी होगी आइदर अर्जेंसी होगी। अब एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो क्या होता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है आपके पास, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हाई बीपी के साथ रैपिडली, अगर आपके पास एंड ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इमरजेंसी हो गई है। अगर पेशेंट में हाई बीपी चल रहा है अभी आपके पास लेकिन कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अर्जेंसी है। अब वो कहते हैं कि आपने इमरजेंसी अर्जेंसी में बीपी को ट्रीट करना होता है, लेकिन आप बहुत जल्दी जल्दी बीपी को ट्रीट नहीं करते। अगर आप बीपी को बहुत जल्दी जल्दी ट्रीट करोगे ना तो आप मजीद वर्सन कर दोगे। जैसा कि आपका ब्रेन जो होता है ना, आपके पास मीन आर्टियल प्रेशर क्या, जो आपके पास ब्रेन परफ्यूजन है
वो क्या है, मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। अब ब्रेन क्या करता है अपने आप को, मीन आर्टीरियल प्रेशर जब बढ़ता है तो ब्रेन की परफ्यूजन जो है ना वो उसी पे सेट हो जाती है। जब आप एकदम से बीपी को कम करते हो ना तो ब्रेन की अपनी जो परफ्यूजन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप इसको बोलते हो कि आपने इस्कीमिया, बीपी कंट्रोल करने की वजह से इस्कीमिया करा दिया। यही एक कॉज होती है कि स्ट्रोक के पेशेंट में आप बीपी फौरी एक्यूटली मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट का जो है ना जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो आप मीन आर्टीरियल प्रेशर आराम आराम से लेके जाते हो, कम करते हो। तो इसमें आपके पास कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको आपको बीपी को जो है ना वो फर्स्ट आवर में रिड्यूस करना होगा, लेकिन उसमें भी आपने जो है ना वो 125% से ज्यादा नहीं करना होगा। ठीक है, जिसमें आपके पास कौन सी कंडीशन आपके पास है कि इसमें आपने नहीं करना, जैसे कि आपके पास इन्होंने एक्सटेंशन पे लिखा हुआ है फॉर पेशेंट्स विद कंपेलिंग इंडिकेशन सच एज एओर्टिक डायसेक्शन, फियोक्रोमोसाइटोमास, उसमें तो आप कर सकते हो फर्स्ट आवर में डायरेक्ट 140 से नीचे ले जाओ। लेकिन आपके पास इमरजेंसीज में जिसमें एंड ऑर्गन डैमेज आ गया है, उसमें आपने बीपी जो है ना फर्स्ट आवर में 25% से ज्यादा कम नहीं करना। ठीक है, तो ये आपके पास मैनेजमेंट है। कुछ कंडीशन जो आपने हाईलाइट करके इन्होंने नीचे लिखी हुई है ना, कि आपके पास फियोक्रोमोसाइटोमास, प्री एक्लैम्पसिया हो गया, एओर्टिक डायसेक्शन हो गया, इसमें आपने फौरी फौरी कम करना है। डॉक्टर इकबाल अपने आप को काइंडली म्यूट कर लें, पीछे आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है, थोड़ा सा वॉइस आ रही है, मैं खुद म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपने फौरी फौरी करना है, और कुछ कंडीशंस है जिसमें आपने फौरी फौरी नहीं करना। अब वो जो कंडीशन सैफरॉन ने लिखी हुई है, ये इसने डेविडसन वगैरह से उठा के लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आपको मैम इसमें ये आईवी urgency जो समझनी है होगी। कितने हाइपरटेंशन की टाइप है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही, urgency क्या कह रहे हैं? urgency जो है ये फॉल करेगी एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन में दोनों ही आ जाते हैं, इमरजेंसी एंड अर्जेंसी। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन को ही मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाज द ओल्ड टर्मिनोलॉजी, अब इसका नाम नहीं यूज होता। अब बोलते हैं एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। इसकी दो टाइप्स हैं, अर्जेंसी और इमरजेंसी। इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज होता है, अर्जेंसी में आपके पास एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छी है। ये कहते हैं पैपिलर एडीमा तो हो गई होगा, लेकिन अर्जेंसी एंड ऑर्गन डैमेज, जो स्ट्रोक इटसेल्फ एंड ऑर्गन डैमेज है, ब्रेन को डैमेज हो गया। 132 आ गया हमारे पास। पहले तो हमने पढ़ा था कि एनोरिज्म आपने स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस अल्ट्रासाउंड से पढ़नी है 132 एमसीक्यू में। यहाँ पे अब उन्होंने साइज बता दिया। मैंने आपको कहा था ये साइजेस भी तंग करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। आगे आएगा पल्मोनरी नोड्यूल का, ये मुझे मिक्स हुआ करते थे। आपको भी यकीनन हम सबकी ही एक तरह की होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपके पास अब याद करना है 3 से नीचे पे आपने क्या करना है, नो फर्दर टेस्टिंग। 3 से 3.9 के बीच में मैंने इसका था 3 से रट्टा लगाया हुआ था कि 3 इयर्स। 3 से 3.9 3 इयर्स, 4 से 4.9 12 मंथली, और 5 से 5.4 के बीच में 6 मंथली। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको करोगे। तो ये हमारे पास एमसीक्यू रट्टे वाला है। 133 हमारे पास है कि 54 years old patient with a chest x-ray for cough and shortness of breath, उसमें पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन। अच्छा, जो MRCP2 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बात, कि जब भी आपको लैटरल व्यू चेस्ट एक्सरे आएगा, आपने पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन के लिए व्हाइट स्ट्रीक देखनी है। ठीक है, हमें भी आया था ये पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज? आपको पता है कि ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो इसमें आप सीटी वो करा के इसका हार्ट का MRI करा के इसमें देखते हो कि आप पेरिकार्डियक्टमी करोगे या नहीं करोगे पेशेंट की। मैडम वो 130 एओर्टिक एन्यूरिज्म वाला नहीं छोड़ा, क्या चीज? इट्स लाइक एमसीक्यूज। वो मैंने बताया, अभी तो पढ़ा है हमने एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म वाला। पढ़ लिया इसको हमने। अच्छा, एओर्टिक एन्यूरिज्म में साइज का पढ़ा है हमने कि 3 to 3.9 के बीच में आपने 3 ईयरली, फिर आपने 4 से ऊपर पे 4.9 तक इसमें आपने 1 ईयरली, और फिर 6 मंथली करा देना। 5 से ऊपर चला गया, 5 से 5.4, 5.5 सेंटीमीटर से ऊपर तो आपने इंटरवेंशन करनी है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर मदीहा क्या कह रही है, एक सेकेंड। मरियम, डॉक्टर मरियम कह रही है कैल्सिफिकेशन वाला क्या पॉइंट? हाँ, अगर आपके पास लैटरल व्यू दिया हुआ है ना, MRCP वालों को, हमें तो MRCP वालों को पिक्चर्स आती हैं, तो अगर एक्सरे पे आपके पास लैटरल व्यू एक्सरे दिया हुआ है तो एक हिंट होता था कि कैल्सिफिकेशन दिखाना चाह रहे हैं हार्ट का। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन इसका फीचर होता है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का। और इसकी कॉमनेस्ट कॉज जो है ना आपके पास क्या है, ट्यूबरकुलस।
134 MCQ हमारे पास है कि पेशेंट है, मैडम मैंने आपको 130 मैडम 132 में जो सैफरन में दी हुई है वो तो इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट दी हुई है जो आपने बताई है उससे। किस चीज की? ये 132 की। यही बताया मैंने, 3 से कम पे आपने कुछ भी नहीं करना, 3 से 3.9 के बीच में 3 ईयरली, 4 से 4.9 के बीच में 1 ईयरली, और यही तो बताया मैं 5 to 5.4 के बीच में 6 मंथली, और 5.5 सेंटीमीटर से ऊपर पे इंटरवेंशन करनी है, यही तो बताया मैं। ओके ठीक है, 5.5 से ऊपर पे आप करोगे। CMDT में फिर वो इकरा आप शेयर करना ग्रुप पे, ठीक है, पिक्चर, उसको हम देख लेंगे फिर कि उसमें उन्होंने 5.5 या 5 लिखा हुआ है, उसकी पिक्चर शेयर कर देना प्लीज। अच्छा, 134 पे आ जाते हैं कि 42 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब भी पेशेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो और मरमर बताया हुआ हो, ठीक है, MS की DDs में आता है एट्रियल मिक्सोमा, लेकिन दो चीजों पे डिफरेंशिएट करते हो, एट्रियल मिक्सोमा का मरमर जो है पोजिशनल होता है, और दूसरी चीज होती है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, तो ये सीधा सीधा एट्रियल मिक्सोमा की तरफ जाता है। अच्छा, कौन बताएगा व्हाट इज कार्ने कॉम्प्लेक्स? कार्ने कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारे पास? एट्रियल मिक्सोमा के साथ आपको जब एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज, जिसमें हमारे पास एडिशंस वगैरह भी हो सकता है, और कैल्सिफिकेशन, आपके पास स्किन पिगमेंटेशन वगैरह मिलती है, तो ये कार्ने कॉम्प्लेक्स एक बनता है। इसका अब आपके पास पास मेडिसिन में एक MCQ आएगा कार्ने कॉम्प्लेक्स का। 135 पे आते हैं, ये एक कंट्रोवर्शियल MCQ था। इस पे ना जब हम IMM कर रहे थे, मास्टर दी IMM में बड़ी बहस हुआ करती थी। During the cardiac life support, which one of the following is the most important step in decreasing the risk of neurological damage? ये कुछ लोग कहते थे कि उसको फौरी फौरी बंदे को सीधा लिटा दो, अदरवाइज उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी कर दोगे आप अगर ना किया। लेकिन सैफ्रॉन ने ये अच्छी चीज बताई है कि चेस्ट कंप्रेशन अगर नहीं करोगे तो आप हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी वैसे ही करा दोगे, तो सबसे अच्छा इसमें पॉइंट है चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, तो ये MCQ हमने फिर इधर से ही फाइनल किया था, इसमें चेस्ट कंप्रेशन आंसर बनता है। लास्ट MCQ फॉर टुडे, आपके पास पेशेंट है नोन केस ऑफ 136, known case of ischemic heart disease on many medications, present with palpitations, एरिथ्रोमाइसिन ले रहा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। जब भी आपके पास पोलीमॉर्फिक बीटी चलता है या फिर आपके पास टॉर्सैडिस इपोइंटिस आते हैं और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाती है, तो कल्प्रिट आपने ड्रग जरूर सोचनी है। यहाँ पे वो कल्प्रिट एरिथ्रोमाइसिन है, आपको पता है मैक्रोलाइड्स कराती है। हाउ विल यू मैनेज दिस केस? अगर वो फर्स्ट स्टेप पूछते हैं ना आपसे, तो सबसे पहले तो आप कल्प्रिट ड्रग को स्टॉप करोगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं टॉर्सैडिस को कैसे ट्रीट करना है, तो मैग्नीशियम सल्फेट देना। बल्कि आगे MCQs हैं इधर ऐड हुए में, सॉरी मैंने अपनी फाइल में नहीं देखे थे, चलो मैं आगे पढ़ाती हूँ। 137 हमारे पास है कि यहाँ इस फाइल में नहीं ऐड हुए हुए, तो इसलिए मैं ये सुना के आपको बताऊंगी। बाकी अगर जिसके पास बुक नहीं है तो काइंडली अपनी बुक जरूर खरीदें, क्योंकि ये PDF फॉर्म में नहीं है सारा अवेलेबल। तो मैं ये 137 MCQ वैसे ही पढ़ रही हूँ कि 65 years old male was referred to the urology clinic due to episode of gross hematuria. He has undergone abdominal CT which was significant 6 centimeter. अब यहाँ पे देखो abdominal aortic aneurysm आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर उसका लेवल है, 5.5 से ऊपर है तो आपने क्या करना है, इंटरवेंशन करनी है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा हुआ है 5.5 इज कट ऑफ, तो यही बात है कि 5.5 इज कट ऑफ, तो आपने जो है ना वो इस पे इलेक्टिव बेसिस पे सर्जरी करनी होगी पेशेंट की। काइंडली अगर ये कोई MCQ शेयर कर दे ग्रुप में, ताकि जो है ना बाकियों को जिनके पास अभी बुक नहीं है तो उन्हें फायदा हो जाए। मैम इसमें एब्डोमिनल और थोरेसिक एओर्टिक जो एनोरिज्म है वो डिफरेंट है ना? एब्डोमिनल में 5.5 कटअप है और थोरेसिक में 5 कटअप है, मेरे ख्याल में CMDT में इसी था शायद। अच्छा, मुझे थोरेसिक का एब्डोमिनल का हाँ, इतना थोड़ा सा फर्क है जी। हाँ, ठीक है। एक अच्छा, में ये 5 ना कटअप आप है। जो ये चीज बता रहे हैं ना, आप प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुप पे, CMDT से टॉपिक निकाल के सर्च करके, ताकि बाकियों को भी फायदा हो जाए थोरेसिक और एब्डोमिनल का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 138 है, 50 years old patient with palpitations to the emergency department, broad complex tachycardia है उसको, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, कोई हार्ट फेलियर नहीं है। तो अब आपने कौन सी ड्रग देनी होगी VT में? अब ये इसमें कौन सा है कि कौन सी ड्रग अवॉइड करनी है? मैंने इसको रट्टा लगाया था V से VT, V से वेरापामिल। वेरापामिल आपने VT में नहीं देना होता, ठीक है, तो ये आपके पास नहीं देना होता इसमें।
वी से रट्टा लगा लो, वी से वीटी शुरू होता है, वी से फिर आपको मिल रहा है, तो ये नहीं देना होता। नेक्स्ट हमारे पास है 139, 50 years old with no prior cardiac, with no prior medical history, present to the emergency department with crushing central chest pain. On examination, you find tachycardia with a BP 80/50 with a raised ABP and clear chest. ECG पे आपके पास ST elevations आ गए 2-3 AVF में, आपको पता चल गया inferior wall MI चल रहा है, आपने RCA में उसकी स्टंटिंग भी कर दी, एकोकार्डियोग्राफ परफॉर्म किया है, बट वुड यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट डे। अब इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटी इंफीरियर वॉल की नजर आएगी, ठीक है। आपको पता है क्योंकि क्या है, इसमें इंफीरियर वॉल का मसला हुआ है, तो इंफीरियर वॉल की मोशन एब्नॉर्मेलिटी नजर आएगी, क्योंकि जो ईसीजी की चेंजेस बताई हुई है वो इंफीरियर वॉल की बताई हुई है, ठीक है। और इसमें साथ में इम्पेयर्ड राइट वेंट्रिकुलर होता है फंक्शन। तो इसमें अब देखो आपके पास ए और सी ऑप्शन में देखो, राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन जिसमें इम्पेयर साथ दिया हुआ है, कंप्लीट ऑप्शन वही बनता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास 140 MCQ है, which one of the following is the most specific for the diagnosis of acute pericarditis? PR depression, ठीक है। वाइड सेपरेट concave shaped ST elevation और PR depression इसमें होते हैं, लेकिन देखो PR depression are more specific as compared to ST elevation in pericarditis। जो लोग MRCP2 के कैंडिडेट्स हैं उनको ECG भी देखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर मदीहा ने ग्रुप पे कुछ शेयर भी किया है, MCQ की पिक्चर्स शेयर कर रही हैं। थैंक यू मदीहा, ये प्लीज शेयर कर देना ताकि जिनके पास नहीं है तो वो उनको फायदा हो जाए। 141 हमारे पास MCQ जो है हमने डिस्कस भी किया था कि पेशेंट है 55 years old, इसमें आपके पास जो है ना रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन है एसोसिएटेड विद लाइट हेडेडनेस। शी इज ए नॉन स्मोकर एंड हैज नो अदर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री with undergoing menopause 6 years ago and taking a short hormone replacement therapy. Cool peripheries, normal heart sounds. ठीक है। her chest is clear with no peripheral edema. ECG में ST elevation with B2 to B4. Trop I उसका 0.8, normal less than 0.03 होता है। PCI पे उसका overnight demonstrated no occlusion. PCI normal आ गई, coronary angiography, लेकिन आपके पास apical ballooning नजर आ गई है, ठीक है। ये आपको पता है कि किस चीज में होती है, ये आपके पास टेकोट सोबू कार्डियोमायोपैथी का फीचर हमने पढ़ा था। हमने क्या MCQ में पहले डिस्कस किया था, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, इस स्ट्रेस इंड्यूस हमने कहा था ये होती है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी नॉर्मल आ जाती है आपके पास, और आपके पास जा तो इसमें एपिकल बलूनिंग नजर आती है। लास्ट MCQ वन, बल्कि सेकंड लास्ट MCQ 142, a diabetic patient came in the cardiac arrest, you have resuscitated him। अब हमने कहा था कि कार्डियक पेशेंट अगर विटनेस, ये भी सबको कंफ्यूज कर रहा था, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं ACLS को। अगर आपके पास कार्डियक अरेस्ट विटनेस्ड हुआ है, VT के बाद विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों में विटनेस हो सकता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिनको मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें MRCP वालों ने, पास मेडिसिन वालों ने उसके आगे लिखा हुआ है कि CCU वाले पेशेंट, वरना आपके पास जो पेशेंट ऐसे ही आ गया है, एकदम से कोलैप्स हुआ, अब आपको नहीं पता उसे कि पल्सलेस VT के बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ऐसे केस में जो कि अनविटनेस्ड है उसमें सिंगल शॉक देना है, जो कि विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है उसमें आपने 3 कंसेक्टिव शॉक्स दे देने हैं। अब यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट है, अब उसने रिससिटेट किया उसको, अचीव रिटर्न टू स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आफ्टर 15 मिनट ऑफ ACLS, पेशेंट इज शिफ्टेड टू ICU, which one of the following will help in reducing brain injury? अच्छा, ये पूछा भी जाता है कि ICU में आपने वैसे भी पेशेंट की जो है ना ब्लड शुगर्स 140 to 180 के बीच में रखनी होती है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है, 180 से कम कम वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनेरिज्म में आपके पास बिल्कुल एपेक्स जो है ना उसमें एक एनेरिज्म है ना, तो आपके पास एनेरिज्म कैसा होता है, डायलेटेड सा, तो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में एक डायलिटेशन सी नजर आएगी। अब हमारे पास 143 लास्ट MCQ, 29 years old patient was brought to the emergency department in cardiac arrest. He fell into the canal in winter season. He is hypothermic with a core body temperature 29. अब ventricular fibrillation में भी है। यहाँ पे अब उन्होंने 3 कंसेक्टिव शॉक्स दे दिए, हालांकि देने नहीं चाहिए थे, अनविटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है। V5 के बाद हमें नहीं पता कि उसमें था या नहीं, तो इसका मतलब है उस टाइम मॉनिटर लगा के उन्होंने देखा होगा। खैर इन्होंने खुद से बता दिया, इधर 3 दिए। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? आपको पता होना चाहिए जब तक पेशेंट में हाइपोथर्मिया, आप जितना मर्जी कर लो उसमें पेशेंट ने रिदम नहीं रिवर्ट होगा जब तक आप उसको रीवार्म करके 33 तक कम से कम नहीं लाओगे टेम्परेचर,
और वो आप रिवॉर्म करते कैसे हो, कौन बताएगा? पेशेंट को रिवॉर्म कैसे करते हो? हाँ जी, कौन बताएगा? और करें कोल्ड वाटर में इमर्ज करें। भाई पहली हाइपोथर्मिया तो कोल्ड वाटर में कैसे डालेंगे? CPR से उसको वार्म करेंगे। सीपीआर से, ठीक है। तो फौरी फौरी आपने क्या करना है कि सीपीआर स्टार्ट कर देना है, सीपीआर कंटिन्यू करना है जब तक उसका टेम्परेचर ना हो, और साथ साथ में न्यूबर्स बाकी, ठीक है। तो इसमें आपने ये करना है। चले, यहाँ हमारा कार्डियोलॉजी का कंप्लीट हुआ। मैं आपका जो है ना वो रीमॉडिफाई करूंगी स्केड्यूल, ताकि आपकी पहले कार्डियो कंप्लीट हो जाए। और बाकी ये है कि आयशा मैडम बहुत अच्छा वो कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन सही था, ये जो सारा क्वेश्चन एक साथ शेयर किए कॉपी पेस्ट में एक साथ करते थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होता था, आंसर एक दूसरे का देते थे। ये मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है कि जो 20 क्वेश्चन शेयर करके छोड़ दिया, मेरे हिसाब से आई थी। नहीं नहीं, ये शेयर करके थोड़ी ना छोड़ रही है, वो टाइम उसने आयशा ने 5 नहीं, to ये 7 ये रखा वाले हुआ है वो ना। हैं जो अटेम्प्टेड थे, किसी ने अटेम्प्ट किए थे। 5 to 7 आपके पास टाइमिंग है ना, उसमें एक्टिवली आंसर किया करो आप पढ़ के। और वो पता है क्या सबसे अच्छा, मैंने तो अपने एमआरसीपी के सारे एग्जाम्स ऐसे ही सेशंस कर करके निकाले हैं, क्योंकि मुझे होता था कि मतलब मैं खुद एक्टिवली कराती थी, तो मैं वो पोस्ट करती थी पिक्चर स्क्रीनशॉट बना के, और ये पिक्चर्स आपके पास सेव हो जाएंगी ना। आपको पता होगा कि अभी आपके पास कार्डियो चल रहा है, तो आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हो और तरतीब से शेयर हुई होंगी पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स वाला अच्छा ऑप्शन है। मैसेज आपके फिर आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। पिक्चर्स ये है कि आपको पता है कि इन दिनों में आपने कार्डियो पढ़ी है स्केड्यूल के मुताबिक, आप वही चैट खोल लो उन्हीं दिनों की, उन्हीं उसी डेट की, तो आपको इकट्ठे मिल जाएगी वो सारी कार्डियो की पिक्चर्स। बाकी ये है कि सही आपके पास में जो है वो आप इसी तरह कार्डियो करते रहोगे, उस टाइम एक्टिवली पार्टिसिपेट करो जब वो करा रही हो। आज जो शेयर किए थे मैं, हाँ जी, ये वही थे जो अटेम्प्टेड थे, जो पहले किसी ने अटेम्प्ट किए थे, तो प्रकाशा ने वही शेयर किए थे। तो एक जो सेशन है वो रात को होगी। हाँ एक्टिव सेशन होना चाहिए ना, वरना तो फिर बंदे को नहीं रहता। एक्टिव सेशन में ये होता है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐड करता है। एक बंदे ने पिक्चर शेयर की हुई है, दूसरा बंदा उसका पॉइंट ऐड कर रहा है कि अच्छा इसमें ये चीज है, तो आपको उस पॉइंट से पता चलता है कि दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको पता चलता है कि अच्छा इसने चीज, क्योंकि आप देखो मेडिसिन इतनी वास्ट है। आप कई चीजें आप मुझे बता रहे हो तो आप लोग की ये चीज ऐसे, ये चीज इस तरह, तो मतलब मेडिसिन आपको कभी भी कंप्लीट एक बंदे को आ ही नहीं सकती। तो ये बेसिकली ग्रुप स्टडी होती है। मैडम पासवर्ड वो चेंज, सॉरी मैडम, आर्थ्रोड्रोमिक के पॉइंट को रिपीट कर दें काइंडली। ऑर्थोड्रोमिक में आर्थ्रोड्रोमिक आपके पास, ऑर्थोड्रोमिक में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो ही रहते हैं, लेकिन आपके पास जो है ना चलते कई बस ऐसे चुप करो, एलिमेंट हम आते चलते हैं, हैं। ठीक है। और आपके पास एंटीड्रोमिक में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड हो जाते हैं और डेल्टा वेव आती है। ये एवीआरटी की टाइप्स है। डॉक्टर मैं वो पासवर्ड तो नहीं चेंज किया, लेकिन देखें अब आप लोग देखें, आप भी ऑनेस्टी से चलें सारे के सारे। उसमें आप खुद तो एमसीक्यू सॉल्व ना करें, जो बेचारे नहीं सॉल्व कर रहे वो इस वजह से कि ग्रुप में शेयर होंगे, फिर अल्टीमेटली फिर मुझे शेयर पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। और आपको पता है, तो आपके फायदे के लिए मैंने उसी उसी टाइम खरीदी की ताकि आप सबको फायदा हो सके, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पास वो टेस्ट मैम नहीं है सही, जरूरी, इसमें टॉपिक्स में मैंने बड़े पास, अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल, टॉपिक बहुत मतलब जो अच्छा रिव्यू हो टॉपिक्स हैं जाता वो है। बड़े अच्छे एसीएलएस प्यारे खोलो, हैं, जो एसीएल, पार्ट 2 मेडिसिन में दिए हुए हैं ना। हाँ जी आप अच्छा, टॉपिक सर्च कर लो, अटेम्प्ट, लेकिन आप हाँ एमसीक्यूज ना पास टॉपिक करो। पढ़े, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें ना, ताकि एक साथ हो जाएं क्वेश्चन। अच्छा किसी ने सेक्रेटरी भी अटेम्प्ट कर दिया, बस सही है। मैं पासवर्ड चेंज करती हूँ, फिर अब यही हल है, और क्या करें। अब आप लोग खुद मजबूर कर रहे हैं सारे। वैसे हमारा दिल कहता है कि एक साथ हो जाए, कि बंदा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ किसी का जहन में पॉइंट रह जाता है ना, वैसे तो याद नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। थैंक मधिया यू मैडम। पूछे कौन इतना ज्यादा लाइक है, मधिया कहीं तुम भी तो नहीं कर रही? मधिया यही सोच रही है कि कहीं मैं तो नहीं कर रही। हाँ ये बताओ अब। चलो ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह फिर आपकी कल और परसों ब्रेक है मेरे साथ, और इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे। मधिया ने खोली नहीं, वो कह रही है मैंने तो खोली भी नहीं है।
ठीक हो गया। अच्छा, हम इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। कार्डियो में जो आपकी क्यूरीज हैं उनको निशान लगा के रखो, फिर भी हम आपके पास कोई क्यूरीज बचती हैं तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक 10 मिनट में 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। अगर मीनवाइल आपको पेपर सॉल्व करते हुए या कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसको रिवाइज करो, इसके अपने नोट्स बनाओ इस वीकेंड पे, और मैं आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दूंगी। मंडे ट्यूसडे हो सकता है मैं आपको वैसे ही स्पेयर कर दूं ट्यूसडे मंडे, ताकि आप अपना कार्डियो कवर अप कर लो। चाहे हमें थोड़ा कोर्स एक्सटेंड करना पड़े, नवंबर तक जाना पड़े, तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलें, इसके साथ फिर सेशन एंड करते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अब मैं न्यू स्केड्यूल शेयर करूंगी डॉक्टर पीरजादा, आपके ग्रुप पे शेयर करूंगी। फातिमा क्या कह रही है? पास मेडिसिन ओपन नहीं की बट आई कैन नॉट फॉलो इन ग्रुप। कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना मैसेज, ग्रुप के बाद में कर लेना। डाटा तो सेफ हो रहा है आपके पास। ठीक है, चलें, ओके, फिर मिलते हैं। स्केड्यूल रीमॉडिफाई करती हूँ मैं, फिर बताऊंगी आपको। ओके, अल्लाह हाफिज।